आज की कहानी का नाम है दीवानी सास और बहू। आजकल छोटे कस्बों में रहने वाली औरतों को कोई पिछड़ा हुआ ना समझे। इन छोटे कस्बों की औरतें पहनने ओढ़ने और पार्टी करने के मामले में शहर वालियों को भी पीछे करने लगी हैं। अभी परसों कविता के यहाँ पर किट्टी पार्टी थी, जिसमें मेरी मुलाकात सनोबर से हुई। अरे वही सनोबर जो एक छोटे से गांव से आई थी। भाई वाह, क्या कमाल का कायाकल्प हो गया है उसका। जब वह अपने गांव से इस कस्बे में रहने आई थी तो उसके चेहरे पर छोटी जगह से होने के कारण एक डर और दबेपन का भाव झलकता रहता था और बातचीत करने में भी हिचकती थी। पर अब तो उसके चेहरे की चमक कुछ और ही बयां करती है। सनोबर के लंबे बालों की जगह अब छोटे बालों ने ले ली है। कपड़ों में भी आधुनिकता की झलक है, जो थोड़े से छोटे हो गए हैं, और उसका शरीर भी किसी सांचे में ढला हुआ सा लगता है। अब तो एरोबिक कसरतें करती है और वह और उसका सांवला रंग भी अब तो गोरा गुलाबी हो चला है। इतना फिट और खूबसूरत कैसे रह लेती हो सनोबर? मैंने हल्की सी झिझक के साथ कहा तो सनोबर ने दम्भ भरे आवाज में मुझे बताया कि वह यह सफलता की चमक है। सफलता? कैसी सफलता? मेरी आंखों में छिपे सवाल को भांपकर सनोबर ने समाधान करते हुए बताया कि दरअसल वह डांस की रील्स बनाती है और फिर उन्हें इंस्टाग्राम और अन्य तमाम तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करती है, और फिर लोग लाइक और कमेंट करते हैं और उसकी रील्स पसंद आने पर उसे फॉलो भी करते हैं। सनोबर के 5,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और इतने फॉलोअर्स होने से उसे एक तरह से सेलिब्रिटी स्टेटस तो हासिल है ही साथ वह इन रील्स को बनाकर पैसे भी कमाती है। कहीं ना कहीं सनोबर की सफलता ने मुझे भी इंस्पायर किया कि मैं भी कुछ करूं। और आजकल भला रील्स बनाने में ज़्यादा सरल क्या होगा? किसी अधिक तामझाम की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत शक्ल सूरत ठीक हो तो अच्छी बात है, और नहीं भी हो तो फिल्टर लगाकर काम चल जाता है। बस शुरुआती दौर में लोग आपको लाइक करने लगे तो आगे का काम और आसान हो जाता है। हाँ, तो लोगों की लाइक आने में कौन सी कठिनाई है? अरे भले मैं एक ट्रेंड डांसर नहीं, पर बचपन में पड़ोस वाली आंटी को भरतनाट्यम करते देखा था, तभी से क्लासिकल डांस के प्रति रुचि जागी थी और मैं शौकिया क्लासिकल डांस करने लगी थी। और अब तो मेरे पास सीखने के लिए इंटरनेट भी उपलब्ध है। तो ऐसे में जब मैं अपनी क्लासिकल डांसिंग मूव्स दिखाऊंगी तो लोग मुझे जरूर पसंद करेंगे और मेरी रील को वायरल होने से कौन रोकेगा भला। मगर मेरे साथ एक कड़क सास ससुर की निगरानी की समस्या भी थी। शायद ही मेरी सासू माँ को मेरा डांस करना भाता, पर कला तो कला है और उसे दबाकर रखने में उसका नष्ट हो जाना तय है। यही सोचकर मैंने अपने डांस की एक पोशाक निकाली, जिसे मैंने अपने रिश्तेदार की शादी में जाने के लिए खरीदा था। अब तो इसमें ढेरों सिकुड़न पड़ चुकी थी, क्योंकि जब मेरी बेटी गर्भ में थी तभी इसे अलमारी में रख दिया गया था और अलमारी की सफाई के दौरान ही इसे निकालते और धूप में सुखाकर वापस रख दिया जाता। और आज पूरे 5 साल बाद इसे पहनने के मकसद से बाहर निकाला गया है। पोशाक की हालत देखकर इसे ड्राई क्लीन की ज़रूरत महसूस हुई, तो फट से इसे कस्बे की सबसे अच्छी लॉन्ड्री से ड्राई क्लीन कराया। लॉन्ड्री वाले भी बड़े पारखी होते हैं। कपड़े के वजन और डिज़ाइन देखकर पोशाक की अहमियत जान लेते हैं और उसी के अनुसार बिल को ज़्यादा या कम बनाते हैं। खैर, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। मन में ललक थी एक सेलिब्रिटी स्टेटस पाने की, सो मैंने बिल चुकाया और चौराहे वाले पार्लर में चेहरे का रंग रोगन कराया। किसी भी नृत्य की विधा में चेहरे और आंखों के उपयोग की अहमियत को तो आप जानते ही हैं, इसलिए आंखों पर मेकअप वाली लड़की को विशेष ध्यान देने को कहा। चेहरा ठीक हुआ तो घर आकर डांस के लिए जगह तलाशनी थी मैंने, क्योंकि डांस ऐसी जगह करना था जो मेरी सास को बिल्कुल डिस्टर्ब ना करे। वैसे तो मेरी सास हर घरेलू काम में परफेक्ट है और ऐसा ही परफेक्शन वे मुझसे चाहती हैं, पर शायद ही वे कभी मेरे काम से संतुष्ट रही हों। पर फिर भी हम सास बहू का रिश्ता ठीक ठाक ही चल रहा था।
इसलिए नीचे के कमरों को छोड़कर मैंने अपनी छत को चुना, क्योंकि वहाँ पर कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी और ठीक रोशनी मिलेगी, जिससे वीडियो की क्वालिटी अच्छी आएगी। वीडियो शूट करने के लिए पड़ोस की 20 साल की लड़की गरिमा को मैंने अपना मोबाइल थमाया और बड़े ही मनोयोग से भरतनाट्यम की मुद्राएं बनाकर नृत्य करने लगी। अभी थोड़ा ही वीडियो बना था कि मेरी 5 साल की बिटिया छुटकी रोने लगी। उसके रोने से मेरी सास का ध्यान उस तरफ गया और वे मेरी रील्स बनाने और नाचने की तैयारियों को देखकर पहले से मुंह बनाए बैठी थी। सो अब उन्हें मुझ पर चिल्लाने का पूरा अधिकार मिल चुका था। अरे आजकल तो औरतों को अपने नाच गाने से फुर्सत ही नहीं। जब बच्चे नहीं संभाले जाते तो उन्हें पैदा ही मत करो। हमारे जमाने में तो, और इसके आगे सास ने क्या क्या कहा मैंने सुनने की कोशिश भी नहीं करी और चुपचाप अपने कमरे में आकर बेटी को चुप कराने लगी। कुछ सासू माँ की बातें और कुछ डांस ठीक से ना कर पाने के कारण मन खिन्न हो चुका था और वैसे भी इतने दिनों से डांस करना छूट चुका था, सो शरीर का लचीलापन भी कम हो गया था और मैं हांफने लगी थी। अगले कई दिनों तक मैंने डांस नहीं किया, पर फिर एक दिन जब सासू माँ मार्केट गई थी तब गरिमा की जिद पर मैंने फिर से डांस किया और एक छोटा सा वीडियो बनाकर रील के रूप में इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया और तमाम हैशटैग बनाकर अपने दोस्तों को टैग भी करना नहीं भूली। रील के पोस्ट होने के ठीक बाद ही मैं लाइक्स और कमेंट्स का इंतजार करने लगी और इसी उम्मीद में घर का सब काम छोड़ कर आती और मोबाइल में नोटिफिकेशन चेक करती, पर रात तक सिर्फ 10-12 लाइक्स ही आए थे। थोड़ी निराशा जरूर हुई, पर वैसे मैंने रील बनाने से पहले गूगल पर पढ़ा था कि रील बनाते ही आप फेमस नहीं हो जाओगे, बल्कि इसके लिए बहुत धैर्य रखना होगा। मुझे निराश देखकर गरिमा ने मुझे इशारे में बताया कि लोग मसालेदार वीडियो ज़्यादा देखना चाहते हैं। ऐसे में भला मेरे शुद्ध भरतनाट्यम के मूव्स को भला कौन देखना चाहेगा, और हो सकता है कि मेरे वीडियो ठीक ऑडियंस तक पहुंच भी ना पा रहे हों। अभी मैं दुविधा में ही थी कि मेरे पति कुमार आ गए। वे थोड़े परेशान लग रहे थे। कारण पूछने पर पता चला कि कंपनी ने कुमार का प्रमोशन करके उनका ट्रांसफ़र भी कर दिया है और अब उन्हें इस पैतृक कस्बे को छोड़कर कानपुर जाना होगा। ट्रांसफ़र का नाम सुनते ही माँ और पापा का मन भारी हो गया। होता भी क्यों नहीं, कुमार की लखनऊ से अपनी ग्रेजुएशन खत्म करते ही जॉब मिल गई थी और उनकी कंपनी ने उनके पैतृक कस्बे से ही अपने काम के विस्तार के लिए भेज दिया था। बड़े कम लोग होते हैं जिन्हें उनके माँ बाप के पास रहकर ही नौकरी मिल जाती है और माँ बाप की सेवा का अवसर भी। पर अब तो इन्हें कानपुर जाना था। रात का खाना किसी ने नहीं खाया गया, मुझसे भी नहीं। सुबह सासू माँ ने बनावटी हिम्मत दिखाते हुए कहा, कानपुर कौन सा दूर है, हम दोनों हर महीने आते रहेंगे अपनी छुटके के पास, तो क्या आप लोग हमारे साथ नहीं चलोगे? कुमार के इस सवाल के जवाब में बाबूजी ने कहा कि उम्र के इस पड़ाव में अपना घर छोड़कर कहीं और नहीं जाना। कुमार ने बहुत रिक्वेस्ट करी, पर माँ पापा नहीं माने। कुमार के साथ मुझे भी कानपुर जाना पड़ा। जब से ब्याह कर आई थी तब से इसी घर में सास ससुर के साथ रह रही थी, पर अब उनसे दूर जाना थोड़ा बुरा तो लग ही रहा था। पर अपने पति के साथ किसी बड़े शहर में जाना, बड़ी बिल्डिंगों के फ्लैट में रहना, मॉल में एस्केलेटर पर चढ़ते उतरते हुए सेल्फी लेना, यह सब मन को सुहा तो रहा ही था। और फिर कुमार के साथ जब अकेली रहूंगी तो जी भरकर मनचाही रील्स भी बना लूंगी। ये सोचते हुए उत्साह बढ़ रहा था। जरूरी पैकिंग कर ली गई थी और अगले दिन हम कानपुर के लिए रवाना हो गए। कानपुर में फ्लैट रूपी आवास कुमार की कंपनी ने दिलाया था, इसलिए हमें कोई परेशानी नहीं हुई। हमने अपना सामान भी सेट कर लिया और डिनर बाहर जाकर किया। नई जगह में आकर मन प्रफुल्ल था और अपने कानपुर प्रवास के दूसरे ही दिन मैंने धड़ल्ले से रील्स बनानी शुरू कर दी। यहाँ तो सास की कोई पाबंदी भी नहीं थी। मैंने कुछ नई साड़ियाँ खरीदी और नाभि प्रदर्शना ढंग से बांधकर हिंदी फिल्मों के गानों पर रील्स बना इंस्टाग्राम पर पोस्ट की, जिन पर ज़्यादा से ज़्यादा कुछ अधिक लाइक्स आए थे। मुझे लगा कि इंस्टाग्राम पर स्टार बनने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, पर ऐसा नहीं था।
क्योंकि महीनों बीत जाने पर और सैकड़ों रील्स डालने के बाद भी मेरी कोई रील ऐसी नहीं थी जिसके हजारों लाइक्स आए हों। और यह काम काफी कठिन है, यह हमारी समझ में आ चुका था। इंस्टाग्राम से मन हटा तो पड़ोसी रीना ने फेसबुक का नाम कुछ लिखने और फोटोज पोस्ट करने के लिए सुझाया। मुझे ठीक लगा कि फेसबुक पर कोई किस्सा कहानी लिखा जाए। मसलन पहले पहल मैंने लिखा, सिर में तेज दर्द है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। इस छोटी सी बात के बदले कई राय और घरेलू नुस्खे बताने वाले कमेंट आ गए। जुड़े लोगों की संख्या देखकर भी उत्साह जगा और फिर कुछ और लिखने को प्रेरित हुई। कभी कविता तो कभी बचपन की यादें तो कभी अपनी नन्ही बेटी की शैतानियों के बारे में लिखती रही। तो मेरी पोस्ट अच्छे ढंग से वायरल होने लगी। कभी लिखने को कुछ ना होता तो मनगढ़ंत कहानी बनाकर पोस्ट कर देती। अब तो मेरे कई रिश्तेदार भी मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ने लगे और मेरी तारीफ करने लगे थे। कहते हैं कि अच्छा समय बहुत जल्दी गुजर जाता है। मुझे कानपुर आए कब 1 साल हो गया पता ही नहीं चला। और आज ही सासू माँ का फोन आया था कि वे कल शाम को कानपुर हमारे पास आ रही हैं। अब जब से मैंने अपनी सास के आने की खबर सुनी थी तब से तो मेरे होश ही उड़ गए। यहाँ पर 2 कमरों के फ्लैट में काम ही कितना था। कुमार लंच ले जाते नहीं थे, सो अपने लिए 4 पराठे बनाकर ही काम चला लेती थी। कभी जोमेटो का सहारा ले लेती। इधर जब से लिखना शुरू किया तब से तो और भी काहिल हो गई थी और मन को यह कहकर समझा लेती थी कि अरे अब तो बड़ी फेसबुक या लेखक हो गई है, इतना आराम तो कर ही सकती है। पर अब सासू माँ आ रही है तो सबसे पहले तो वे मेरी किचन में झांकेंगी और किचन के सारे कनस्तरों में उन्हें घुन और कीड़े ही नजर आएंगे। किचन से ही लगा हुआ एक छोटा सा स्टोर था। मैंने सोचा लगे हाथों इसका भी मुआयना कर लूं। सो देखा कि 2 किलो चने की दाल में घुन लग चुका था और चावलों में भी कीड़े पड़ गए थे। 1 लीटर पुराना शहद भी मिला। सोचा झाड़ू करने वाली रजनी को सारा सामान दे दूंगी, पर उसने तो मुंह बनाकर कह दिया, इसमें तो अनाज से ज्यादा घुन है मैडम, हम ऐसा सामान नहीं खाते। मन महसूस कर मैं फिर से स्टोर में रखे सामान को तलाशने की नीयत से गई तो देखा कि अचार में फफूंद लगी हुई है और नींबू का अचार भी खराब हो रहा है। वैसे इतना सब सामान लाने में कुमार की गलती है। अरे जब कम खर्चा है तो छोटी पैकिंग वाला सामान लाओ, भला किलो किलो क्यों लाते हो। मैं बहुत झुंझुलाई और वहाँ अचार के डब्बे को हाथ में लेकर एक सेल्फी खींची और फेसबुक पर अपलोड कर दी। उसके साथ कैप्शन में लिख दिया कि कड़क और सख्त सासू माँ के आने के साइड इफेक्ट। आगे लिखा कि जब सासू माँ के साथ रहती थी तब उन्होंने रील्स बनाने को मना कर दिया था, अब वे फिर से मेरे पास आ रही हैं। पता नहीं फेसबुक पर आप लोगों से कब मुलाकात होगी। और इतना लिखकर बड़ी जल्दी से पोस्ट का बटन दबा दिया और मुक्त भाव से बिखरे सामान को ठीक करने में लग गई। शाम तक काफी हद तक घर में ठीक भी हो गया। अचानक मन में ख्याल आया कि भले ही यह फ्लैट छोटा है, थोड़ा बहुत पैदल चलकर ही काम हो जाता है, पर कितना अच्छा होता कि वेनिस की तरह यहाँ भी चारों तरफ पानी होता और एक से दूसरी जगह जाने के लिए हमें सुंदर सुंदर नावों का सहारा लेना पड़ता। ख्याल अच्छा था, पर अभी मैं इन ख्यालों में और डूबती। कुमार के फोन ने मेरे विचारों पर रोक लगा दी। अरे वह तुम्हारी चचेरी ननद बेबी का फोन आया था, बड़ी तारीफ कर रही थी तुम्हारी फेसबुक या लेखन की, और वह जो तुमने मेरी माँ पर कोई पोस्ट डाली है उसके बारे में भी जिक्र कर रही थी। पोस्ट और अपनी चचेरी ननद का नाम सुनते ही मेरे मन में कुछ खटका। मैं समझ गई थी कि अब मेरी सासू माँ तक वह अचार वाली पोस्ट तो पहुँच ही गई होगी और सासू माँ के बारे में लिखे शब्द उन्हें बता भी दिए होंगे। मैंने तुरंत मोबाइल खोला और पोस्ट हटानी चाहिए, पर अब तक तो उस पोस्ट पर सैकड़ों लाइक्स आ चुके थे और इतनी देर में तो मेरी ननद ने अपना काम भी कर दिया होगा। पर अब मैं सिर्फ इस पोस्ट को डिलीट करने के अलावा कर ही क्या सकती थी। शाम को सास ससुर आ गए। ढेरों सामान लाए थे जिसमें देसी गाय का घी और अचार मुख्य रूप से था। मेरी बेटी तो अपनी दादा दादी से अलग ही नहीं हो रही थी। सच कहूँ तो सासू माँ के सामने काफ़ी असहज महसूस कर रही थी मैं,
और उसका कारण मेरी सासू माँ के हैशटैग वाली पोस्ट थी। पर तीर तो कमान से निकल ही चुका था, इसलिए मैं पूरे मनोयोग से सासू माँ की सेवा करने में लग गई। उनकी पसंद का पूरा ध्यान रखा और देर रात तक उनके पास बैठकर पुरानी यादों को ताजा करती रही। तुम्हारी ननंद बेबी कह रही थी कि अब तुम बड़ी अच्छी कविता कहानी लिखने लगी हो। मैं यह बात सुनकर सन्न रह गई कि निश्चित ही बेबी ने सासू माँ को उस पोस्ट के बारे में सब कुछ बता दिया होगा, तभी तो वे पूछ रही हैं। मैं हकला गई। सासू माँ ने आगे कहना शुरू किया, अरे तू नाचे या गीत लिखे या गाए, पर जो भी कर एक स्त्री की मर्यादा में रहकर कर। उस कस्बे में थे तो हमें भी आसपास की लोक लाज का ध्यान रखना था। परिवार की इज्जत का ख्याल रखने के लिए हमने भी घूंघट में जीवन काट दिया, पर अब जीवन की सांझ आ गई है। अब तक तो हमने सबका ध्यान रखा और अब भी हम लोगों के लिए जीते रहेंगे, तो भला हम अपने जीवन को कब जी पाएंगे। इसलिए अब जो हमें अच्छा लगेगा हम वही करेंगे। सासू माँ थोड़ा रुकी और फिर बोली, वह जो तुम लोगों का नाच का अड्डा है ना, वह जो ग्राम है ना, क्या कहते हैं उसे, हाँ इंस्टाग्राम, उसकी जगह पर आजकल तो बहुएं अपनी सास के साथ मिलकर खूब रील्स बनाती हैं। अरे अब हमसे नाच वाच तो होगा नहीं, पर कुर्सी पर बैठे बैठे आंखों के इशारे तो हम भी कर सकते हैं। सासू माँ शर्माते हुए कह रही थी। मैं अब तक उनकी सारी मजबूरी और छोटी जगह में रहने के कारण एक दायरे में बंधे रहने की विवशता समझ चुकी थी। इतनी देर में दूसरे कमरे से कुमार और ससुर साहब उठकर हमारा डांस देखने के लिए आ गए थे और अब सासू माँ का यह रूप देखकर मारे खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। फट से मैंने मोबाइल उठाया और अपनी सासू माँ के साथ एक छोटा सा शूट किया। पार्श्व में गाना बज रहा था, सास गाली देवे ननंद चुटकी लेवे ससुराल गेंदा फूल। गाना भले ही बहुत जुमाने वाला नहीं था, मगर सोन फूल था, जिसमें सासू माँ पहले तो बैठे बैठे अपने एक्सप्रेशन देती रही, पर फिर वे जल्दी से बेड से उतरकर मेरे साथ नाचने लगी और तब तक नाचती रही जब तक वे थक नहीं गई। यह देखकर ससुर और कुमार भी हमारे साथ नाच में शामिल हो गए थे। इसी बीच मैं सबकी नज़र बचाकर इस मज़ेदार मौके को फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों जगह लाइव और पोस्ट करने में लग गई थी। इंस्टाग्राम पर रील्स के रूप में तो फेसबुक पर एक कहानी के रूप में। मैं और मेरी सास के भले ही फॉलोअर्स नहीं थे, पर हम दोनों अपने आप में ही एक सेलिब्रिटी स्टेटस हासिल कर चुकी थी और मेरी ससुराल सच में एक गेंदा फूल ही तो थी, जिसमें रिश्तों के रंग थे, आपसी प्रेम की सुगंध थी। यहाँ इंस्टाग्राम की रील्स थी तो फेसबुक की कहानियाँ भी, और मैं और मेरी सास अब मिलकर चला रहे थे जीवन का फेस्टाग्राम। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी, हमें आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अच्छी प्यारी कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।